गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने बच्चों फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट और काइनेमेटिक्स कवर कर लिया है। आज थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो थर्ड यूनिट का नेम है बच्चों यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन। यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन है। इसमें हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और एक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 चैप्टर में। चैप्टर ए हो जाएगा बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर्स। व्हाट इज फोर्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि कई बच्चों को क्लियर ही नहीं रहता कि फोर्स क्या है। देखो बच्चों, फिजिक्स में फोर्स का मीनिंग है पुश और पुल। कोई भी पुश हो या पुल हो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे। आपने एग्जांपल के तौर पे वॉल पे फोर्स लगाया। फोर्स का मतलब जैसे वॉल को आपने पुश किया, वॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ लेकिन आपने ट्राई किया, आपने एक ब्लॉक पे फोर्स लगाया, उसे पुश किया या पुल किया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो दोनों ही केस में आपने फोर्स लगाया। जैसे यहां मैं इसको पुल कर रहा हूं लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन फोर्स तो है। तो पुश और पुल फोर्स कहलाता है। इट इज push or pull which change or try to change position of an object। तो बच्चों फोर्स इज नथिंग, कुछ नहीं है। ये पुश और पुल होता है जो ऑब्जेक्ट की या तो पोजीशन चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। क्लियर है? अब इसको कैसे मेजर करते हैं ये न्यूटन साइकिल लॉ में देखेंगे कि फोर्स का मेजरमेंट कैसे होगा। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? देखो बच्चों, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपनी स्टेट को मेंटेन करता है। स्टेट मींस अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो ये इनर्शिया की वजह से है। तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम कहेंगे इनर्शिया है इसलिए वो रेस्ट में रहेगी। अगर मोशन में है तो हम कहेंगे वो मोशन में रहेगी क्योंकि इनर्शिया की वजह से, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट है, ये सभी में है कि वो अपने आप को मेंटेन करना चाहता है, अपनी स्टेट को। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहे, रेस्ट या मोशन को, तो वो प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय virtue of which it maintain its state of rest or motion। जिसकी वजह से बच्चों ये अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब बच्चों ये सवाल आता है कि इनर्शिया को एक्सप्लेन कौन करेगा? कैसे पता चलेगा इस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है या कम? तो इनर्शिया को मेजर करने का जो टूल है वो है मास। It is measured by mass। It is measured by mass।
अगर बच्चों किसी बॉडी में मास ज्यादा है, इट मींस उसका इनर्शिया ज्यादा है। अगर किसी बॉडी में मास कम है तो उसका इनर्शिया कम है। तो इनर्शिया कैसे मेजर करेंगे? मास से मेजर करेंगे। अगर मास ज्यादा हुआ तो समझ लेंगे इनर्शिया ज्यादा है, और अगर मास कम है तो समझ लेंगे इनर्शिया कम है। जैसे ट्रेन है, इसका मास ज्यादा है तो रेस्ट में है तो इजीली मोशन में नहीं आएगी क्योंकि हाई इनर्शिया है। अगर ट्रेन मोशन में है तो इजीली रेस्ट में नहीं आएगी क्योंकि हाई इनर्शिया है। तो बस इनर्शिया यही है कि अगर कोई बॉडी का मास ज्यादा है तो वो रेस्ट से इजीली मोशन में नहीं आएगी, मोशन से इजीली रेस्ट में नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है? इनर्शिया। तो इनर्शिया क्लियर हो गया, ठीक। अब बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये हुआ बच्चों, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मीनिंग क्लियर हुआ। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। फॉर एग्जांपल, टेबल के ऊपर बुक रखी गई है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। जैसे मान लेते कार है या बस है, बस के अंदर कई बार क्या होता है, एकदम से बस आपकी स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्टार्टिंग में आप रेस्ट में हैं, तो रेस्ट में हैं तो आप रेस्ट में रहना चाहिए। अब बस के अंदर बैठे हैं या खड़े हैं तो बस ने एकदम से एक्सेलरेट किया तो लोअर पार्ट तो बस के साथ एक्सेलरेट हो जाएगा, अपर पार्ट वहीं रहेगा, तो लोअर पार्ट आगे चला जाएगा, अपर पीछे रह जाएगा। तो अपर पार्ट वही, लोअर आगे निकल जाएगा, ऐसा लगेगा पीछे की तरफ गिर गए। जैसे आप बाइक है एकदम से एक्सेलरेट कर देते पीछे चले जाते हैं, सेम सिचुएशन है। मींस लोअर पार्ट तो बाइक के साथ आगे चला जाता है, अपर पार्ट क्या है, वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा इनर्शिया की वजह से, ठीक। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं तो हॉर्स एकदम से स्टार्ट होता है तो आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो रेस्ट का मतलब ये है, अगर बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगी, बस अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो ये है बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मीनिंग क्या है बच्चों? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, मतलब कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन करेगी। लेकिन याद रहे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स लगा के तो कुछ भी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है मोशन का? जैसे बस चल रही है और आप बस में बैठे हैं, एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर जाते हैं। चलती बस से एकदम से रुक जाते हैं, उतरते ही रुक जाते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। बाइक पे जैसे ही एकदम से अचानक ब्रेक लगा देते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ मोशन के हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी बॉडी बस में या बस से उतरते समय या बाइक पे आप मोशन में होते हैं। जैसे ही बस ने या ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो क्या हुआ, आपका लोअर पार्ट रुक जाएगा, लेकिन अपर पार्ट अभी भी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, इनर्शिया की वजह से आगे गिर जाएगा। तो सारे एग्जाम्पल ऐसे ही हैं, जैसे चलती बस से उतर जाते हैं, उतरते ही क्या होता है, पूरी बॉडी मोशन में है, बस की स्पीड के बराबर स्पीड होगी। जैसे ही ग्राउंड पे उतरे, आपने अपने लेग्स को अगर वहीं रोक दिया तो लेग्स तो रेस्ट पे आ गए, अपर पार्ट मोशन में होने की वजह से आगे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल है। एक बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग है कि कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं करेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन until we does not apply any external force on it, ठीक है।
तो फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो आप, जैसे बच्चों ये स्ट्रिंग है और ये स्टोन है। आपने बचपन में बहुत घुमाया होगा इसे, एक स्ट्रिंग से एक स्टोन को बांध के सॉरी ऐसे घुमाया होगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है तो ये किस डायरेक्शन को फॉलो करेगा बोलो? इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंट होती है। तो बच्चों जहां ये ब्रेक होगा वहां ये टेंजेंशियली जाएगा, ना कि ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियली होती है और ये अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहेगा। तो जहां भी स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो आपको लगता होगा स्टोन ऐसे जाएगा, नहीं, टेंजेंट जाएगा। अगर ये स्टोन यहाँ ब्रेक होता है तो ऐसे जाएगा, यहाँ ब्रेक होता है तो ऐसे जाएगा। क्योंकि सर्कल में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट होता है तो ये अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करेगा। क्योंकि स्ट्रिंग का फोर्स है उसकी वजह से ये अपनी डायरेक्शन बदल पा रहा है, लेकिन जैसे स्ट्रिंग टूट जाएगी फिर ये अपनी डायरेक्शन को ही मेंटेन करेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। तो वो टेंजेंट है तो टेंजेंट ही फॉलो करेगा। कई बार आप कार में बैठे होते हैं, सर्कुलर टर्न आता है तो सारे बाहर की तरफ खिसक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस ऐसे जा रही थी या कार ऐसे जा रही थी तो सब की डायरेक्शन ऐसी थी, एकदम से टर्न इधर लिया लेकिन फिर भी सब इधर ही जाएंगे, अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जांपल है बच्चों। इन तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन को कंबाइन करके आपका लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ बन जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दोनों एक ही चीज है। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बच्चों यही कहा, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if body at rest it will remain at rest, and if body is in motion it will remain in motion until we does not apply any external force on it. Until we does not apply any external force on it. इसका मतलब ये हुआ, ये मैंने इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इन तीनों को कंबाइन करके बन जाता है फर्स्ट लॉ न्यूटन का। ठीक है, या इसको बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन समझे, ये सभी बच्चे क्राइम कर लेते हैं। कंक्लूजन ये है, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसके दो रिजल्ट निकल के आते हैं। अगर वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगी। मींस नेट फोर्स होने के दो रीजन हैं। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब दो मतलब निकलते हैं। बॉडी रेस्ट पे रह सकती है तब भी बोलेंगे नेट फोर्स जीरो है, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब भी नेट फोर्स जीरो है। क्योंकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है मींस एक्सेलरेशन जीरो है, मींस फोर्स जीरो है। तो ध्यान रखना, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपके दिमाग में बात स्ट्राइक करेगी, इस पे नेट फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ के कंक्लूजन निकल के आते हैं। V जीरो तो जीरो ही रहेगा, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा, लेकिन कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक, अब कोई आपसे पूछ ले बच्चों फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल क्या है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाले एग्जाम्पल हो जाएंगे,
कि बस चल रही है, एकदम से ब्रेक लगाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर गए, बस एकदम से चलती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं, चलती हुई बस से उतरते हैं तो आगे की तरफ गिर जाते हैं, बाइक एकदम से एक्सेलरेट करती है पीछे की तरफ हो जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके, न्यूटन फर्स्ट लॉ के हो जाएंगे। तो फर्स्ट लॉ में ये जो मैंने इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों के एग्जाम्पल कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम P। लीनियर मोमेंटम क्या है बच्चों, ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम। तो P को हम लिखेंगे mv। ध्यान रहे ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें वेलोसिटी आता है ना कि स्पीड। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो लीनियर मोमेंटम आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मास का हो जाएगा kg और इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा mv और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे सर इस मोमेंटम का मीनिंग क्या है, क्यों बनाया ये टॉपिक। इसका मेन टारगेट है फोर्स को मेजर करने के लिए। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन फोर्स। फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए मोमेंटम का कॉन्सेप्ट काम आएगा कि आपने कितना फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, उसका मेजरमेंट कौन करेगा, लीनियर मोमेंटम करेगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि आपने कितना फोर्स लगाया इसको कैसे मेजर करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक बॉडी का मास है 2 kg और स्पीड यहाँ पे 2 मीटर कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपने इस पे कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, मास वही रहेगा। एक बॉडी है जो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, उसका मास 2 kg है, आपने कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से वेलोसिटी 2 से कितनी हो गई, 4 हो गई, लेकिन मास में कोई चेंज आया नहीं। ऐसा करने में आपको 1 सेकंड का टाइम लग गया। वेलोसिटी को 2 से 4 होने में 1 सेकंड आपको लग गया। तो आपसे बोला जाए कितना फोर्स आपने लगाया, तो वो होता है कितना मोमेंटम चेंज हुआ अपॉन में टाइम। ऐसे फोर्स को मेजर करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी 4 हो गया। फाइनल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी 8 हो गया। तो मोमेंटम का चेंज कितना आया, 8 माइनस 4 अपॉन में टाइम, तो ये आ गया 4 न्यूटन। तो फोर्स को मेजर करने का तरीका है कितना मोमेंटम चेंज हुआ अपॉन में कितना टाइम लग गया चेंज होने में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। यही है न्यूटन सेकंड लॉ। तो क्या है इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एक्सटर्नल फोर्स is directly proportional to rate of change of linear momentum. The external force is directly proportional to rate of change of linear momentum. जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है मीन्स F एक्सटर्नल वेक्टर फॉर्म में ले तो
dp/dt के डायरेक्टली हो जाएगा। ये है न्यूटन सेकंड लॉ कि जो फोर्स लगाया है वो किस पे डिपेंड करेगा कि मोमेंटम किस रेट से चेंज हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। डायरेक्टली को रिमूव करेंगे तो यहां पे k आ जाएगा, k dp/dt। k का वैल्यू बच्चों यहां 1 होता है तो एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा dp/dt। तो ये सेकंड लॉ है dp/dt। इसको हम और भी आगे सोल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको यहीं दिखा रहा हूं सोल्व करके। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, p को रिप्लेस कर सकते हैं। p का वैल्यू पुट कर दो मास इंटू वेलोसिटी। अभी हमने आपको पढ़ाया है p, ये रहा, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा d/dt और p का वैल्यू आ जाएगा mv। बोलो, जब भी कोई दो चीज मल्टीप्लाई में हो तो 1/1 इनका डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स, एक बार m को छोड़ देते हैं, v का कर देते हैं, और एक बार v को छोड़ देते हैं, m का कर देते हैं। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में अगर कोई दो वेरिएबल हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। dv/dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। dv/dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, और dm/dt। तो बच्चों ये न्यूटन सेकंड लॉ एक फॉर्म और आ गया। एक फॉर्म तो ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ का dp/dt, ये तो मेन है, यहीं से निकलते हैं सारे, तो इससे हमने ये डिड्यूस किया। अब कई बार रिजल्ट ये आता है, आपने सुना होगा F = ma, नहीं, F = ma प्लस में v dm/dt भी होता है। ma कब होगा, तब ये 0 हो, और ये 0 कब होगा, इफ m इज कांस्टेंट। अगर बच्चों जनरली हमारा मास चेंज नहीं होता है तो मास कांस्टेंट रहेगा तो dm/dt 0 हो जाएगा। लेकिन मास चेंज किस प्रॉब्लम में होगा, जैसे रॉकेट के केस में गैस निकलती रहेगी, फ्यूल बर्न होता रहेगा तो रॉकेट का मास कम होता रहेगा, तो उस केस में ये वाला फैक्टर भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया एक्सटर्नल फोर्स। अगर m कांस्टेंट हुआ तो dm/dt 0 हो जाएगा, मतलब कि टाइम के साथ मास बदलेगा ही नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो क्या बचा सेकंड लॉ, फिर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आ गया m × a। तो ये बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ है, F = m × a, लेकिन इसकी कंडीशन है मास कांस्टेंट होना चाहिए। 99% प्रॉब्लम में कांस्टेंट रहता है, इसलिए दिमाग नहीं लगाते, ma से लिख देते हैं। लेकिन रॉकेट की प्रॉब्लम हो, या समझ लेना एक बैलून के अंदर से कोई चीज़, बैलून के अंदर मिट्टी भर दो और एक होल कर दो, उससे मिट्टी निकलती रहे, तो जहाँ पे मास वेरी करे फिर ये वाला फैक्टर भी आएगा। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला ये है dp/dt, इससे आपने ये डिड्यूस किया और ये किया। तो ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर थर्ड लॉ देखेंगे। अब बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड लॉ में आपने पढ़ा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो dp/dt है। कई बार क्या होता है, हम छत से कूद जाएं, एक मान लेते हैं फर्श के ऊपर कूद जाएं, एक मिट्टी के ढेर के ऊपर कूद जाएं, तो चोट कहाँ ज़्यादा लगेगी, फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर। ऐसा क्यों होता है, ये है और एक ये मिट्टी का ढेर है, और आपने यहां से लगाया जंप, शक्तिमान बन गई। शक्तिमान बनते हुए आप आए, तो ध्यान से देखना, रुकना तो यहां भी है और रुकना तो यहां भी है, फाइनल मोमेंटम 0 है। मान लेते हैं जब आप यहां कांटेक्ट में आते हैं उस टाइम आपका मोमेंटम 20 है और टकराने के तुरंत बाद हो जाता है 0। ठीक है, और 20 से 0 होने में आपको टाइम बहुत कम लगेगा। फर्श के ऊपर कूदते ही तुरंत आपका मोमेंटम 0, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन मिट्टी के ढेर में क्या होता है, कूदने के बाद भी हम यहां जाके रुकते हैं, कहीं इतना एक्स्ट्रा और चलते हैं, मिट्टी में अंदर चले जाते हैं। तो क्या होता है,
मोमेंटम तो यहां भी 20 से 0 ही हुआ, लेकिन यहां 20 से 0 होने में चेंज इन मोमेंटम तो सेम ही हुआ, क्योंकि फाइनल कुछ था, बाद में 0 होना ही है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम सेम है, लेकिन टाइम डिफरेंस किस में है, यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा रुकने में। जब बच्चों टाइम ज़्यादा मिल जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स भी कम होगा, तो सरफेस जो आप पे फोर्स लगाने वाला है वो कम लगाएगा, तो चोट भी कम लगेगी। आई बात समझ में? यहाँ पे टाइम कम होगा तो इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। सेम मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी मोमेंटम चेंज उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, तो फॉर ए सेम चेंज इन मोमेंटम वी हैव मोर टाइम इन दिस केस एंड लेस टाइम इन दिस केस। if time is less then force is more and time is more force is less, right? मतलब कि टाइम कम होगा तो वहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा, या टाइम ज़्यादा मिलेगा तो फोर्स कम लगेगा। दूसरा एग्जांपल ये है, जैसे जो क्रिकेटर होते हैं वो कैच करने के लिए अपने हैंड को बैक साइड ले जाते हैं, तो उसका रीजन भी यही है, बैक साइड ले जाने से टाइम बढ़ जाता है, मोमेंटम को जीरो होने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। अगर एक जगह ही कैच करेंगे तो चोट लग सकती है, क्योंकि टाइम बहुत कम हुआ, तुरंत मोमेंटम जीरो हो गया। पीछे ले जाएंगे तो मोमेंटम जीरो होने में टाइम मिल जाता है, और जब टाइम मिल जाएगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स भी कम लगेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल आपके न्यूटन सेकंड लॉ में आते हैं। आगे बात समझ में? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको रटा पड़ा है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वेरी गुड। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबको याद है कि एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गया, दुनिया में एक फोर्स कभी नहीं मिलेगा, हमेशा दो फोर्स मिलेंगे, क्योंकि एक्शन मिलेगा तो रिएक्शन भी मिलेगा, और इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा। यही हुआ ना। अब इसके एग्जाम्पल तो सभी जानते हैं। जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो वाटर पे एक्शन करते हैं बैक साइड में, तो वाटर हम पे रिएक्शन करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए चल पाते हैं। हम ग्राउंड पे वॉक करते हैं तो हम ग्राउंड को बैक साइड में एक्शन करते हैं, तो वो हम पे आगे रिएक्शन देता है, इसलिए हम चल पाते हैं। ठीक है। और आपने जैसे कि रिवर राफ्टिंग किया होगा तो हम क्या करते हैं, वाटर को ऐसे ही बैक साइड पुश करते हैं तो बोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। आप किसी को मारते हो, जैसे मान लेते हैं आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसको तो लगी, लेकिन आपके हाथ में भी तो दर्द होता है, नहीं होता? तो मतलब कि आपने उसके गाल पे मारा तो आपने एक्शन किया, तो उसके गाल ने आपको भी मारा, आपको भी तो चोट लगी है। तो ये है जैसे न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अपनी कुर्सी पे बैठ के मेरा वीडियो देख रहे होंगे, बेड पे बैठ के देख रहे होंगे, चेयर पे बैठ के देख रहे होंगे, किसी टेबल पे बैठ के देख रहे होंगे, लेट के देख रहे होंगे, फैल के देख रहे होंगे, कैसे भी देख रहे होंगे। तो आप ना ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे, आपने सरफेस को, बेड को, टेबल को नीचे दबाया हुआ है, एक्शन, और सरफेस आप पे रिएक्शन ऊपर, दोनों बराबर है, इसलिए आप एक जगह हो। ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना है, एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे होते हैं। एक्शन किसी और पे होता है और रिएक्शन किसी और पे होता है। ये दोनों फोर्स एक बॉडी पे नहीं लगती। अगर एक ही बॉडी पे दोनों लगती, एक्शन और रिएक्शन, तो बॉडी क्या होती? अगर एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन लगते तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होती। तो एक्शन किसी और पे होता है, रिएक्शन किसी और पे। एक्शन वाटर पे, रिएक्शन आप पे हुआ। एक्शन आपने वाटर पे किया, रिएक्शन जैसे बोट पे मिला। ठीक है। तो ये है बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ, ये आपको समझ आ गया। और ये भी ध्यान रखना कि इस यूनिवर्स में फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा फोर्सेस पेयर में होंगी। मतलब कि सिंगल फोर्स ढूंढने से नहीं मिलेगा, कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे एक ही फोर्स हो, कम से कम दो फोर्स मिलेंगी, क्योंकि एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। जैसे ये टेबल है, इस पे आपने बुक रख दी टेबल के ऊपर, बुक इस पे एक्शन कर रही है
तो टेबल इस पे रिएक्शन करेगा, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। तो ये है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बच्चों हम बात करेंगे कि रियल लॉ कौन सा है। इनमें सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज इट प्रूव फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ को हम रियल लॉ मानते हैं क्योंकि इससे दोनों प्रूव हो जाते हैं, फर्स्ट भी और थर्ड भी। रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज इट प्रूव फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ आपका रियल लॉ है क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड दोनों को प्रूव करता है। अब इसको जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रूव करता है। सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ प्रूव कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। अगर मास कांस्टेंट है तो सेकंड लॉ ये कहता है वी नो एक्सटर्नल फोर्स इज m इंटू ए। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, क्या है, अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो देखो नेट फोर्स जीरो कर दो, नेट फोर्स जीरो का मतलब m इंटू ए जीरो हो गया। दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो है, या तो m जीरो होगा, m जीरो हो नहीं सकता तो मीन्स एक्सेलरेशन जीरो होगा। m इंटू ए जीरो है ना क्योंकि फोर्स जीरो है। ए का मतलब क्या है बच्चों, ए जीरो है मीन्स dv बाई डी टी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब dv बाई डी टी जीरो है। किसी का डिफरेंशिएशन जीरो है, या तो वो वैल्यू जीरो है या वो वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि जीरो का डिफरेंशिएशन भी जीरो आ सकता है और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन भी जीरो आ सकता है। तो अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया, ठीक है। थर्ड लॉ देख लेते हैं, सिंपल सा है। थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से थर्ड लॉ प्रूव कर लेते हैं। आप ऐसा मान लो बच्चों, ये बॉडी ए और ये बी, ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने ए पे लगाया, बाहर से कोई तीसरा फोर्स है नहीं, बोलो इन दोनों को एक सिस्टम मान लो। सिस्टम का मतलब इन दोनों पे एक्स डायरेक्शन में कोई थर्ड फोर्स नहीं है, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है। वो सिस्टम मानने के बाद ये दोनों इंटरनल हो गए, एक दूसरे पे लगा रहे। तो सिस्टम जिसको मान लेते हैं उनको इंटरनल में काउंट करते हैं, उनके अलावा कोई फोर्स आएगा वो एक्सटर्नल होगा। तो इन दोनों पे कोई तीसरा फोर्स कहीं से नहीं आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा। इस पूरे पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, पूरे पे। मैं ये नहीं कह रहा ए पे जीरो है, ए पे तो बी फोर्स लगा रहा है और बी पे ए लगा रहा है, लेकिन दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। दोनों को एक ही बॉडी मान ले तो दोनों पे कोई थर्ड फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, कोई फोर्स नहीं आ रहा। फोर्स जीरो कब होगा कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। फोर्स को हम लिख देते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। डी स्मॉल चेंज के लिए यूज कर लेते हैं, डेल्टा लार्ज चेंज के लिए, एक ही बात है। अभी हो गया। और ये चेंज इन मोमेंटम पूरे का है, दोनों का जीरो है, मींस 1 का प्लस में 2 का, ये जीरो है। ये ब्रेक कर दो, डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा P2 बाई डेल्टा टी, जीरो। ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा P2 बाई डेल्टा टी। ये फर्स्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, किसी का भी मोमेंटम चेंज होता है इसका मतलब उस पर फोर्स लगा है। किसी बॉडी का मोमेंटम कब चेंज होगा,
वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब उस पर फोर्स लगेगा। तो ए का मोमेंटम चेंज हुआ तो ए पे किसने फोर्स लगाया? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है। और ये किसका मोमेंटम चेंज हुआ? 2 का, मींस बी का। तो बी पे फोर्स लगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लगा। आ गया ना? एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दोनों बराबर हैं। तो जितना फोर्स ए ने बी पे लगाया उतना ही बी ने ए पे लगाया। तो सेकंड लॉ से हमने फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों प्रूव कर दिए हैं। तो हम बोल सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।